गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है AJIS एकेडमी पर। मैं हूं पवन धनगर, आपका साइंस टीचर। और स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, सैटेलाइट अमेजोनिया। ठीक है, अच्छा, इससे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि हमारी एकेडमी का एक ऐप लॉन्च हुआ है ना। तो प्लीज़ आप उसको इंस्टॉल करिए और उसको शेयर कीजिए और उसको रेट भी कीजिएगा। ठीक है, आप हमारे सारे असाइनमेंट, सारी टेस्ट सीरीज़ उस पर भी जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। उससे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन हमारी एकेडमी के बारे में मिल जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए, सैटेलाइट अमेजोनिया, ये आप सभी लोगों ने शायद मेरे ख्याल से पढ़ चुके हैं टॉपिक, है ना। पर चूंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा टॉपिक है और आज हम यूट्यूब पर लाइव जाने वाले हैं, इसीलिए हमने इसको फिर से लिया है। ठीक है, आपने जो पढ़ लिया है तो भी अच्छी बात है, कुछ नई जानकारी अगर मिल जाती है आपको तो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपका रिवाइज तो हो ही जाएगा। ठीक, तो देखो, सैटेलाइट अमेजोनिया जो है, बताओ जल्दी से। सबसे पहली बात तो किसका सैटेलाइट है? ब्राज़ील का। ठीक, चलो, ब्राज़ील का सैटेलाइट है। ठीक, अच्छा, फिर ये बताओ कि ब्राज़ील जो है, ब्राज़ील का इसको लॉन्च किसने किया है? इंडिया ने किया है। ठीक है, अच्छा देखो, पहले मैं और एक दो बात है इसके बारे में बता देता हूं कि देखो, सैटेलाइट जो है ब्राज़ील का है 100%। ठीक, पहली चीज़ कि ये होम मेड है, ब्राज़ील के द्वारा पूरी तरीके से डिज़ाइन है, पूरी तरीके से मैन्युफैक्चर है, और साथ ही में उसकी टेस्टिंग भी ब्राज़ील में ही हुई है। ठीक है, मतलब कि ये जो सैटेलाइट है ये ब्राज़ील का एक तरह हम कह सकते हैं कि पहला सैटेलाइट है जो कि उसने क्या किया हुआ है, होम मेड है। मतलब उसने खुद ही उसको डिज़ाइन किया है, खुद ही टेस्ट किया है, खुद ही उसको बनाया है। बात समझ में आ गई? ठीक, तो हम लिख सकते हैं कि ये ब्राज़ील का जो है फर्स्ट सैटेलाइट है, जो कि कैसा है, जो कि है होम मेड है, पूरी तरीके से उन्होंने जो है उसको अपने घर ही में बनाया। ठीक, हालांकि ब्राज़ील ने कई सारे सैटेलाइट्स ऑलरेडी लॉन्च कर चुका है, पर वो कहीं ना कहीं से हेल्प लेकर के और बना करके उनको लॉन्च किया है। पर ये वाला जो सैटेलाइट है पूरी तरीके से ब्राज़ील ने ही बनाया। ठीक, अच्छा, फिर बताओ ये किस टाइप का सैटेलाइट है? भाई, सैटेलाइट कितने टाइप के होते हैं? ये जो है, पहली चीज तो अर्थ ऑब्जर्वर है, अर्थ ऑब्जर्वर सैटेलाइट है। ठीक है, अर्थ ऑब्जर्वर का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या करने वाला है, अर्थ को ऑब्जर्व करने वाला है, पूरी तरीके से उसको चारों तरफ से देखने वाला है। अच्छा, इसका जो लॉन्च का स्पेशल, या हम यूँ कहें कि एक पर्टिकुलर मोटो या उसका उद्देश्य क्या है, इसको क्यों लॉन्च किया गया है? अमेज़न के जो जंगल है उनमें जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है ना, जंगल बर्बाद हो रहे हैं, उनकी निगरानी करने के लिए इसको जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं किस लिए लॉन्च किया गया है, तो ये ऑब्जर्वर है, किसका ऑब्जर्वर है ये? अमेज़न फॉरेस्ट। ठीक है, अमेज़न फॉरेस्ट में जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, मतलब जंगल खत्म हो रहे हैं वहाँ पर। क्यों खत्म हो रहे हैं? पिछले साल आग लग गई थी वहाँ, तो कई सारे स्क्वायर किलोमीटर के जो जंगल है वो क्या हो चुके हैं, जल गए। अब होता क्या है कि बहुत बड़ा जंगल है, पता ही नहीं चलता है कि आग लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है। तो चूंकि सैटेलाइट अगर उसको ऑब्जर्व करता रहेगा तो क्या होगा कि अगर थोड़ा सा भी कहीं पर शुरू होती है तो इसको पता चल जाएगा, ताकि उसको रोका जा सके। ठीक, एक बार आग फैलने के बाद उसको रोकना मुश्किल है, अगर शुरू में पता चल जाएगा तो उसको रोकना पॉसिबल है। अच्छा, फिर अगली बात बताओ कि ये जो है, इसकी जो सेटिंग की गई है वो इस तरीके से की गई है कि ये हर 5 दिन में, है ना, हर 5 दिन में अर्थ के किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक, मान लो हमने अमेज़न के लिए इसको सेट कर रखा है, तो हर 5 दिन के बाद ये अमेज़न के जंगल का जो है पिक्चर लेकर के और क्या करेगा, अपने अर्थ स्टेशन को भेजेगा। ठीक है, मतलब इसका जो देखो, इसका रोटेशन तो जो है 100 मिनट्स का है, बस 98 पॉइंट कुछ मिनट का है, मतलब 2 घंटे से भी कम समय का है। ठीक है, अभी वो सब चीज़ें मैं बताऊंगा, पर ये हर 5 दिन में क्या करेगा, एवरी 5 डे। ठीक है, 5 दिन के अंदर ये पिक्चर्स भेजेगा, किसको? अर्थ स्टेशन को। ठीक है, किसकी पिक्चर भेजेगा? ठीक है, अमेज़न के जंगल की ही भेजेगा, क्योंकि उसका वही काम है, उसीलिए उसको बनाया गया। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर है सबको? ठीक है, तो हमने कहा था कि सैटेलाइट का टाइप कौन सा है, कौन से टाइप का सैटेलाइट है। सैटेलाइट जनरली कितने टाइप्स के होते हैं? सैटेलाइट जो है जनरली 2 टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो देखो सैटेलाइट, अच्छा इन्होंने कहा नेचुरल और आर्टिफिशियल, थोड़ा सा हम उस पर बात कर लेते हैं। सैटेलाइट जनरली 2 टाइप्स के हैं। ठीक, कौन सा? नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल कौन सा है हमारा?
मून ओनली वन सैटेलाइट है जो अर्थ का नेचुरल है ना। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है वो अगेन फिर उनका फर्दर क्लासिफिकेशन कितनी कैटेगरी में किया गया है, 2 कैटेगरी। ठीक है, तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? पहला, ठीक है, देखो आप सबसे पहले तो इसको बताओ, ये जो है किस तरीके का सैटेलाइट है? ये जो है सन सिंक्रोनस सैटेलाइट है। कैसा सैटेलाइट है? सन सिंक्रोनस सैटेलाइट है। ठीक, इसको हम पोलर सैटेलाइट भी कहते हैं, पोलर सैटेलाइट भी कहते हैं। अब इन दोनों बातों का मतलब हमें समझना है पहले। सन सिंक्रोनस सैटेलाइट क्या होता है और पोलर सैटेलाइट क्या होता है? ठीक है, पोलर को हिंदी में क्या कहते हैं? ध्रुवीय। ध्रुवीय सैटेलाइट है ये, ध्रुवीय उपग्रह है। ठीक है, अब देखो सैटेलाइट 2 टाइप के हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं। पहला है हमारे पास जियो सिंक्रोनस। कौन सा है? जियो सिंक्रोनस। और दूसरा कौन सा है? सन सिंक्रोनस, ये लिखा ही हुआ है। दूसरा कौन सा है? सन सिंक्रोनस। ठीक है भाई, ये 2 तरीके के बेसिकली सैटेलाइट होते हैं। ठीक है, कोई सा भी सैटेलाइट हो 2 प्रकार का होता है। अब देखो इन दोनों को मैं डिटेल में अभी आपको बताऊंगा, पर उससे पहले जो हमारा अमेजोनिया है उसके बारे में हम और थोड़ी सी जानकारी यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें अगर हम चले गए तो फिर बहुत सारी चीज़ें एक के बाद एक आती जाएंगी, कि अगर मैंने कहा कि ये सैटेलाइट है तो फिर इनके ऑर्बिट्स के बारे में भी मुझे बताना पड़ेगा आपको, है ना, फिर इनकी टाइम, इनकी अर्थ से डिस्टेंस क्या है, बहुत सारी चीज़ें। तो इनको हम पढ़ते हैं अभी 10-15 मिनट, हम थोड़ा सा अमेजोनिया के बारे में और मैं आपको जानकारी दे देता हूं। ठीक, तो 2 टाइप के सैटेलाइट है, जियो सिंक्रोनस और सन सिंक्रोनस। सन सिंक्रोनस जो है वो हमारा जो अमेजोनिया सैटेलाइट है वो कौन सा है? सन सिंक्रोनस है, और इसी को पोलर सैटेलाइट भी कहते हैं। ठीक, चलो आगे चलते हैं। आप दूसरी बात बताओ कि इसका जो रोटेशन है, मतलब ऑर्बिट में ये एक चक्कर जो लगाता है वो कितनी देर में लगा रहा है? रोटेशन जो है वो 100 मिनट्स का है। कितने मिनट्स का है? 100 मिनट्स। अगर ये अप्रॉक्स वैल्यू, अगर मैं एग्जैक्ट वैल्यू बताऊं तो 98.8, ठीक है, 98.8 है मिनट इसकी अप्रॉक्स वैल्यू। 100 मिनट, 100 मिनट मतलब अगर इसको आवर्स में कन्वर्ट करें, हम घंटों में बदलें तो कितना होगा? लगभग 1.5 घंटे से कुछ ऊपर, है ना, 1.5 घंटे से कुछ ऊपर। मतलब कि ये इतने टाइम में अर्थ का एक चक्कर लगा लेगा पूरा। ठीक है, और कुछ सैटेलाइट ऐसे भी होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है अर्थ का एक चक्कर लगाने में, और ये केवल कितने टाइम में लगा रहा है? लगभग 1.5 घंटे के अंदर जो है ये पूरा अर्थ का एक चक्कर लगा लेगा। ठीक है, और दूसरी चीज़, रोटेशन लिख दिया। अगला, अच्छा, इसकी जो डिस्टेंस है ना, अर्थ से कितनी ऊंचाई पर इसको फिक्स किया गया है? क्योंकि ये पोलर सैटेलाइट है इसलिए इसकी ऊंचाई ज़्यादा तो हो नहीं सकती है, इसीलिए इसकी जो ऊंचाई है, देखो पोलर सैटेलाइट्स की जो डिस्टेंस है अर्थ से वो कितनी होती है? 200 से लेकर 1000 किलोमीटर। कितनी होती है? 200 से लेकर के 1000 किलोमीटर तक केवल पोलर सैटेलाइट जो है आप सिचुएटेड कर सकते हो इस रेंज के बीच में, क्योंकि इससे ज़्यादा ऊपर अगर वो जाएगा तो फिर वो काम नहीं कर पाएगा जिसके लिए आप उसको बना रहे हो। क्योंकि पोलर सैटेलाइट का काम जनरली क्या है कि फटाफट चीज़ों को करना, है ना, तेज़ी से करना। जैसे कि मिलिट्री जो चीज़ें यूज़ करती है उसमें जनरली पोलर सैटेलाइट्स यूज़ होते हैं ताकि उनका काम कैसा हो जाए? जल्दी हो जाए, स्पीड में हो जाए। दूसरे टाइप के जो सैटेलाइट्स हैं वो भी काम करेंगे पर उनको टाइम लगता है। ठीक है, ये सैटेलाइट्स को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इसकी जो डिस्टेंस है लिखो, इसमें 2 तरीके की डिस्टेंस हम मापते हैं, एक होती है एपोजी और एक कौन सी होती है? पेरीजी। ये वर्ड कभी सुने कि नहीं सुने भाई? नहीं सुने? केपलर्स लॉ में पढ़ाया था मैंने जब आप लोग शायद नहीं थे, ऑनलाइन तो थे ना कि नहीं थे? सुना तो है ना? एपोजी और पेरीजी, ये दोनों हिंदी में भी इनको यही बोला जाता है। क्या होता है किसी को नहीं पता? देखो एपोजी और पेरूजी, अभी फिलहाल तो इनकी डिस्टेंस लिख लो आप। इसका जो है ठीक है 764.6 किलोमीटर। ठीक, दूसरी जो डिस्टेंस है पेरीजी, पेरीजी जो है इसकी 748.8 किलोमीटर। ठीक है, मतलब अर्थ से इनकी दूरी जो है इतनी है। अब 2 प्रकार की दूरी है, वो क्या क्या होती है मैं आगे आपको बताऊंगा। अच्छा चलो इसको यही क्लियर कर लेते, नहीं तो फिर आगे के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हमारे पास इकट्ठी हो जाएंगी। देखो जब भी हम हैं तो वो ऑर्बिट में इस तरीके से रिवॉल्व करता है, मतलब घूमता है ना, चक्कर लगा। किसके चक्कर लगाएगा? पृथ्वी के। अर्थ की ग्रेविटी जो है, अर्थ का गुरुत्वाकर्षण का जो बल है वो कितनी ऊंचाई तक है?
बहुत बहुत ऊपर तक होता है। मंगलयान पिक्चर देखी कि नहीं आपने, वो मिशन मंगल, क्या नाम था उसका, ठीक है, उसमें उन्होंने कहा था ना कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकलने के लिए उनके हमारे पास रॉकेट नहीं था, तो उन्होंने दूसरा मेथड यूज़ किया था, है ना, वो सबको पता है, पिक्चर सबने देखी है। तो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो लगभग 36,000 किलोमीटर तक होता है ना, 35,786 कुछ किलोमीटर होता है। मतलब मान लो ये अर्थ है मेरी, तो अर्थ से कितनी ऊंचाई पर, अब ऊंचाई का मतलब कि स्पेस में चारों तरफ की बात कर रहे हैं हम, सराउंडिंग, है ना, इधर भी जाओगे तो 36,000 है, इधर भी जाओगे तो 36,000 है, इधर भी जाओगे तो 36 है, इधर, क्योंकि स्पेस में ऊपर नीचे उल्टा सीधा कुछ नहीं होता है, ठीक है। जब आप ऊपर स्पेस में जाते हो, मान लो कि कोई रॉकेट आपने यहाँ से छोड़ा, जब रॉकेट यहाँ से छोड़ा जाएगा तो जमीन पे जो खड़े लोग हैं उनको लगेगा कि रॉकेट ऊपर जा रहा है, पर जब ये रॉकेट स्पेस में आ गया तो उस रॉकेट में बैठे लोगों को क्या लगेगा कि अर्थ तो कहाँ पर है, अर्थ हमारे ऊपर है, ठीक है, अर्थ में नीचे नहीं है, कहाँ से आ रहे हैं, वो ऊपर से आ रहे हैं। बात समझ में आ रही। तो अर्थ क्योंकि गोल है इस तरीके से, तो देखो अब ऑर्बिट में मान लो मेरा सैटेलाइट इस तरीके से घूम रहा है, ये घूम रहा है, ये इस तरीके से, ठीक। अब इसमें जो है ऑर्बिट कभी भी सर्कुलर नहीं होता है, कैसा नहीं होता है, पूरा सर्कुलर नहीं होता, परफेक्ट सर्कल नहीं बनाता है। जियोसिंक्रोनस जो सैटेलाइट्स हैं उनके ऑर्बिट सर्कुलर होते हैं, क्योंकि अगर आप उसके ऑर्बिट का जो शेप है वो बिल्कुल परफेक्ट सर्कुलर बना दोगे तो उसके टाइमिंग से लेकर के बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। तो इसका जो सैटेलाइट है, इसका जो ऑर्बिट है वो कैसा है, सर्कुलर नहीं है, वो हल्का सा इलेप्टिकल होता है, अंडाकार होता है, ठीक है। इसका पूरा जो कक्ष का जो आकार है वो कैसा है, अंडाकार। अब अंडाकार है, मान लो ये मेरा पृथ्वी है और ये अंडाकार इसकी जो है इस तरीके से ऑर्बिट इसमें घूम रहा है ये। अब अर्थ से, है ना, ये दो तरीके की इसकी डिस्टेंस हो गई, एक तो इधर वाली और एक इधर वाली। तो जो अर्थ से मिनिमम डिस्टेंस होती है ना सैटेलाइट की, मान लो अर्थ थोड़ी सी यहाँ पर है, ये मान लो मैं यहाँ बना देता हूँ, अर्थ यहाँ पर है, जैसे सन यहाँ पर है और अर्थ भी इस तरीके से ही घूमती है ना। तो अर्थ से मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम डिस्टेंस, जो मैक्सिमम डिस्टेंस है उसको मैं क्या बोलूँगा, एपोजी। मैक्सिमम डिस्टेंस को क्या बोलूँगा, एपोजी। तो इस सैटेलाइट की मैक्सिमम डिस्टेंस कितनी है, 764.6 किलोमीटर, ठीक है, अर्थ के। और ये डिस्टेंस मेजर कहाँ से की जाती है, पृथ्वी की सतह से, जहाँ पर हम खड़े हैं उस सतह से उसको मेजर किया जाता है, ठीक है। तो पृथ्वी की सतह से इसकी एपोजी जो है वो कितनी है, 764.6 किलोमीटर। और पेरीजी, पेरीजी का मतलब क्या है, मिनिमम डिस्टेंस किनके बीच में, सैटेलाइट और अर्थ के सरफेस के बीच में। तो मिनिमम डिस्टेंस कितनी है, 748.8 किलोमीटर। तो ये हो गई बात, तो एपोजी और पेरीजी। अच्छा ये बताओ कि अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस कितना है, अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस, हाँ, मतलब 15 करोड़ किलोमीटर। किलोमीटर में बोलूँ तो कितना है, 15 करोड़ किलोमीटर। पर वहाँ पर भी एक इंटरेस्टिंग बात क्या है कि सन ये रहा मेरे पास, ठीक है, ये रही अर्थ का ऑर्बिट, ये इस तरीके से, अर्थ एक बार यहाँ से गुजरेगी, एक बार यहाँ से गुजरेगी। तो अब ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है, मतलब ये हो गया अर्थ का एपोजी और ये हो गया अर्थ का पेरीजी, है ना। तो अर्थ का जो डिस्टेंस हमने माना है 15 करोड़ किलोमीटर, वो इन दोनों का एवरेज डिस्टेंस है। क्या है, एवरेज डिस्टेंस। ये बात हमेशा याद रखना, क्योंकि अर्थ का जो डिस्टेंस है सन से वो कंटिन्यूअसली बदलता रहेगा, एक बार सबसे ज़्यादा होगा और एक बार सबसे कम होगा। तो जो हमने 15 करोड़ किलोमीटर माना है वो कैसा डिस्टेंस है, एवरेज डिस्टेंस है। बात समझ में आ गई। तो इसका भी एवरेज हम निकाल सकते हैं अगर आप चाहो तो। चलो इतनी बात खत्म। दुनिया जो सैटेलाइट है हमारा, इस सैटेलाइट में इसको कहाँ से लॉन्च किया गया ये बताओ। देखो इसरो ने लॉन्च किया, पहली बात, ये तो ठीक है ना। तो ये लिख दिया मैंने कि लॉन्च्ड बाय इसरो, ठीक, इसरो ने लॉन्च किया। कहाँ से लॉन्च किया है, श्रीहरिकोटा। तो श्रीहरिकोटा कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश, ठीक, आंध्र प्रदेश। अच्छा, श्रीहरिकोटा में स्पेस सेंटर का नाम क्या है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ठीक। अच्छा फिर और बोलो, कब लॉन्च किया गया, डेट क्या है, 28 फरवरी 2021 को, ठीक है। कब किया गया, 28 फरवरी 2021, ठीक। ये डेट भी हमको याद होनी चाहिए, ये तो बहुत अभी की बात है ना। चलो फिर इसके बाद टाइमिंग बताओ इसका, कितने बजे इसको उड़ाया गया। देखो इसमें दो तरीके के टाइमिंग होते हैं, पहला तो लॉन्च जब शुरू हुआ वो टाइमिंग होता है,
और एक वो टाइम होता है जिस पे वो उड़ गया, है ना। तो इसका जो काउंटडाउन जिसको हम बोलते हैं ना, उल्टी गिनती शुरू हो गई किसी भी रॉकेट के लॉन्च के लिए उल्टी गिनती जिसको हम बोलते हैं, वो शुरू हुई थी 8:54 पर। कब हुई थी? 8:54। अब इसमें देखो आप कंफ्यूज कैसे हो सकते हो। अगर मान लो आपने गूगल खोला और आपको वहाँ टाइम मिला 4:53, है ना। अब वहाँ पर वो टाइम जो है वो इंडिया का टाइम नहीं है, पहली चीज़, ठीक है, वो यूएसटी है। कैसा है? यूएसटी। तो उसमें आपको ध्यान रखना, ये जो टाइम बता रहा हूँ मैं, ये कौन सा बता रहा हूँ? इंडियन टाइम। तो इंडियन टाइम कब हुआ था? 8:54 पे इसका काउंटडाउन शुरू हुआ था। तो लिखो जल्दी से, 8:54 पर इसकी क्या हो गई थी? उल्टी गिनती शुरू हो गई। AM, ठीक है, AM पर सुबह। और 10:24 पर इसको लॉन्च कर दिया गया था, ठीक है। 10:24 पर उड़ चुका था ये, और 8:54 है वहाँ से इसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। अब अच्छा, अब इतना टाइम क्यों लगता है? 2 घंटे लगभग हो गए, है ना, 1-1.5 घंटे के आसपास तो हो ही गया। रेडी होने में, साथ में रेडी तो है ही वो, उसको चेक करना पड़ता है सारी चीज़ें। जब भी कोई एरोप्लेन भी उड़ता है तो एक ऑफिसर आता है, वो एक लिस्ट लेके आता है पूरी, है ना। उस लिस्ट में एक एक चीज़ को वो चेक करता है, लैंडिंग गियर काम कर रहा है कि नहीं, फ्यूल प्रॉपर जा रहा है कि नहीं, रडार काम कर रहा है कि नहीं। तो ऐसे रॉकेट के भी सारे पार्ट्स को, सारे सिस्टम को क्या किया जाता है? चेक किया जाता है, और इसी में उनको इतना समय लग जाता है, ठीक। और जैसे ही वो सब चेकिंग खत्म, और उसको क्या कर दिया जाता? फाइनली लॉन्च कर दिया जाता। अब आप सोचो, इतना सब कुछ करने के बाद भी कई सैटेलाइट जो होते हैं वो फेल हो जाते हैं, रॉकेट जो है वो क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं। तो इसीलिए तो कहा जाता है ना कोई भी बात पे कि रॉकेट साइंस थोड़ी ना है वो, मतलब रॉकेट साइंस जो है एक बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ है ना। बात समझ में आई? तो चलो, इतनी बात हो गई। अगला लिखो, और इसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं? देखो, इसके साथ जो है 18 सैटेलाइट और है। जो आपका अमेजोनिया सैटेलाइट है, इसके साथ 18 सैटेलाइट क्या है और एक्स्ट्रा उसके साथ है। पर इसका प्राइमरी पेलोड जो है वो कौन सा है? प्राइमरी पेलोड कौन सा है? ये वाला सैटेलाइट अमेजोनिया जो है, इसका प्राइमरी पेलोड है ना। सैटेलाइट की लैंग्वेज में इसको क्या कहा जाता है? प्राइमरी पेलोड। पेलोड का मतलब कि सबसे मुख्य जो सैटेलाइट है वो कौन सा इसके अंदर? ये वाला सैटेलाइट, ठीक। इसके अलावा इसमें और कितने सैटेलाइट हैं? इसके अलावा इसमें 18 सैटेलाइट और हैं, ठीक है, 18 सैटेलाइट्स और हैं। अब इस 18 में से भी 5 सैटेलाइट जो हैं वो किसके हैं? वो इंडिया के हैं। किसके हैं? इंडिया के हैं, ठीक है, इंडियन सैटेलाइट है वो, ठीक। और इन्हीं इंडियन सैटेलाइट्स में से एक सैटेलाइट है जो कि सतीश धवन अंतरिक्ष से जो केंद्र है उसी के नाम पर रखा गया है। उस सैटेलाइट के ऊपर, हाँ नहीं, वो तो उस सैटेलाइट के ऊपर जो है प्राइवेट कंपनीज ने बनाया है वो सैटेलाइट। उस सैटेलाइट के ऊपर जो है नरेंद्र मोदी और भागवत गीता की जो इमेज है उसको इनग्रेव किया गया है, ठीक है। ये बात आपने सुनी भी होगी ना न्यूज़ में, नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री, और साथ में किसकी इमेज है? भागवत गीता की जो इमेज है, उन दोनों को उस सैटेलाइट के ऊपर। कौन सा सैटेलाइट? इन 5 में से एक सैटेलाइट है, ठीक है। अब सबके नाम अभी हम यहाँ पर आपको नहीं बताएंगे, जब ये अपना टॉपिक हो जाएगा तो मैं पूरे 18 के भी नाम आपको बता दूंगा। पर अभी आप इतना समझो कि उसी में से एक सैटेलाइट पर क्या किया गया है? नरेंद्र मोदी और भागवत गीता की जो इमेज है उसको इनग्रेव किया गया है। अच्छा, फिर इसके पीछे रीजन क्या है? नरेंद्र मोदी ने ऐसे कौन से काम कर दिए कि सैटेलाइट वालों ने उनकी पिक्चर लगा दी वहाँ पे? क्यों भाई? हाँ, देखो, उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया है कि काम तो हालांकि पहले हो चुके थे पर उसको बढ़ावा दिया है कि जो सैटेलाइट हैं, मतलब जो कंपनी, स्पेस कंपनी जिनको हम कहते हैं, उनका प्राइवेटाइजेशन पर उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया है, ठीक है। अब उससे फ़ायदा क्या होगा कि जैसे अभी तो इसरो जो है वो अकेला काम करता है ना। कोई भी चीज़ करनी है तो मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के सारा काम उसी के ऊपर लोड रहता है। अब उन्होंने क्या किया है, कई तरह के जो वर्क है उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है कि भाई एक कंपनी प्राइवेट है उसको बनाने का काम दे दिया, एक कंपनी को डिज़ाइन करने का काम दे दिया, एक को असेंबल करने का काम दे दिया, और फिर एक को जो है सैटेलाइट को वहाँ पर पहुँचाने का काम दे दिया, और इसरो ने जाके उसको लॉन्च कर दिया। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो मोदी जी ने क्या किया हुआ है कि मोदी जी ने इस प्राइवेटाइजेशन को
थोड़ा बढ़ावा दिया है, जिसकी वजह से अब हम एक साल के अंदर कई सारे मिशंस कंप्लीट कर सकते हैं। अदरवाइज क्या होता था, कई सालों में एक मिशन हो पाता था, क्योंकि करने वाला कौन है, सिर्फ एक इसरो। बात समझ में आ गई। दूसरी चीज, गीता जी की उसके ऊपर फोटो लगाने का क्या मतलब है? गीता जी की फोटो लगाने का उस पर क्या मतलब है कि हमारा जो इंडिया का एक कह सकते हैं कि एक विचारधारा है कि वसुदैव कुटुंबकम। ठीक है, वसुदैव कुटुंबकम का मतलब समझते हो कि नहीं समझते हो, कि पूरा विश्व जो है वो क्या है, हमारा परिवार है, ऐसा हम मानते हैं। ठीक है, जो हमारी पुरानी संस्कृति है। तो सैटेलाइट के ऊपर उस इमेज को लगाने का मतलब भी यही है कि पूरा विश्व जो है वो क्या है, हमारा परिवार है। और मोदी जी का मतलब भी मैंने आपको बता दिया। ठीक, चलो इसके बाद आगे चलो। तो ये हो गया प्राइमरी पेलोड, 18 सैटेलाइट थे और 5 सैटेलाइट जो इसमें से इंडियन थे। अच्छा, फिर क्या हुआ कि अब जैसे जो प्राइवेट कंपनीज है, भारत सरकार ने 2 तरीके की प्राइवेट कंपनी जो है इसके अंदर बना रखी है। ठीक है, जो इसरो की हम कह सकते हैं कमर्शियल आर्म्स हैं। कैसी हैं? व्यापारिक भुजाएं हैं, है ना। ये हो गया, इसको मिटा दूं मैं। तो देखो, कमर्शियल आर्म्स ऑफ इसरो, क्या बोल सकते हैं हम उसको? इसरो की व्यापारिक भुजाएं हैं वो, कमर्शियल आर्म्स ऑफ इसरो, है ना। इसरो की जो है व्यापारिक भुजाएं हैं, मतलब व्यापारिक भुजाएं, और मार्केटिंग आर्म्स भी बोल सकते हो आप इसको। मार्केटिंग भी करती है और साथ में कमर्शियल भी है। ठीक, अच्छा, कौन कौन सी है? तो देखो, 2 तरीके की यहां पर सरकार ने कंपनी बना रखी है। एक तो है NSIL, ठीक है। दूसरी कौन सी है? ACL। ये 2 कंपनियां हैं, NSIL और दूसरी कौन सी है? ACL। ये 2 कंपनियां, दोनों कैसी हैं? गवर्नमेंट की ही कंपनियां हैं, पर ये क्या काम करती है उसको समझो। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ठीक है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ठीक, और उसका नाम क्या है? एंथ्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, एंथ्रिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये दोनों कंपनियां हैं, ठीक है, जो कि भारत सरकार की बनाई हुई है और इसरो की कमर्शियल आर्म्स कहलाती है। अब इनके काम क्या है वो समझो। जो NSIL है, इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी? इसकी स्थापना जो है वो 6 मार्च 2019 को, मतलब अभी हाल ही में की गई है। कब की गई है? 6 मार्च 2019 को। जो हमारा जो अभी 14 के बाद जो सरकार बनी उसी ने किया है। ठीक, उसके बाद ये जो है बहुत पुराना है, ये 1992 का है, सितंबर, ठीक है, सितंबर 1992 में इसकी स्थापना हो चुकी थी। ठीक, डेट इसकी नहीं है, मतलब वहाँ पर मुझे मिली नहीं वेबसाइट पर। ठीक है, सितंबर महीना जरूर मिला था, तो सितंबर 1992। ठीक, और इसकी जो डेट है वो कौन सी है? 6 मार्च 2019। अब देखो काम क्या करती है कि जो ACL है, ACL का काम क्या है कि इंडिया के अंदर जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं, किससे रिलेटेड? स्पेस से रिलेटेड, उन सभी को ये जो है मोटिवेट करती है, उनकी हेल्प करती है। ठीक है, और उनसे जो है, मान लो अगर किसी कॉलेज स्टूडेंट्स ने या किसी ग्रुप ने कोई सैटेलाइट बनाया, भाई होता है ना, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स है, IIT वाले हैं, ये इस तरीके के काम करते रहते हैं, तो उन्होंने कोई बनाया, अब वो चाहते हैं कि हमारा सैटेलाइट लॉन्च किया जाए इसरो के थ्रू, है ना। तो अब वो पहले किससे कांटेक्ट में आएंगे? वो पहले आएंगे ACL के कांटेक्ट में। ठीक है, ACL जो है इस तरीके के सारे अफेयर्स को हैंडल करती है ना, कि देश के अंदर, केवल कहाँ पर करेगी? देश के अंदर, इंडिया के लिए, इंडिया के अंदर, इन इंडिया, भारत में जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं जो स्पेस के क्षेत्र में काम करती हैं, उन्होंने अगर कोई सैटेलाइट बनाया है या वो बनाना चाहते हैं या सैटेलाइट का कोई पार्ट बनाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हो, तो उनको डील करने का काम कौन करेगा? ACL करेगा। बात समझ में आ गई? ठीक, और ये बहुत पहले से करता आ रहा है। अब देखो इसका क्या काम है, ये भी सेम वही काम करती है, पर किसके लिए करती है? फॉरेन कंपनीज के लिए। किसके लिए करती है? फॉरेन कंपनीज के लिए, मतलब कि विदेशी जो भी आपकी कंपनियां या कंट्री है, अगर वो कोई सैटेलाइट इसरो के थ्रू लॉन्च करना चाहते हैं, है ना, या कोई सैटेलाइट बनाने में हेल्प करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं कोई पार्ट्स, इसी तरीके का कोई भी कम्युनिकेशन या कोई भी डील करना चाहते हैं, तो वो किससे मिलेंगे आके? आप NSIL से, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड से। ठीक है, और ये अभी अभी बनी हुई कंपनी है, और जो सैटेलाइट अमेजोनिया है, ये इसका फर्स्ट कमर्शियल हम कह सकते हैं मिशन है।
क्या है इसका? फर्स्ट कमर्शियल मिशन। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि NSIL का फर्स्ट कमर्शियल मिशन कौन सा है? तो सैटेलाइट अमेजोनिया 1 हमने कई पहले भी लॉन्च कर चुके हैं, पर इस संस्था के द्वारा ये पहला है। ठीक है, पहले वो काम वही दोनों काम करती थी, ठीक है, पर अब उस पर भी लोड बढ़ रहा है, इसीलिए उन्होंने एक अलग ब्रांच बना दी कि अब विदेशों वालों को ये देखेंगी और देसी वालों को वो देखेंगे। तो ऐसा नहीं, हमने इससे भी पहले भी बड़े बड़े देशों के भी सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। हमारे यहाँ से सैटेलाइट लॉन्च करने में क्या फ़ायदा है लोगों को? बहुत सस्ता पड़ता है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सस्ता पड़ता है। और दूसरी चीज़ की कुछ इंटरनेशनल रिलेशनशिप होते हैं जिसकी वजह से एक दूसरे के काम वो करते हैं। अच्छा, भारत ने ब्राज़ील का सैटेलाइट लॉन्च किया, इसमें भारत का क्या फ़ायदा है? हमने क्या कहा? वर्ड पे ध्यान दो, कमर्शियल मिशन है ये। कैसा मिशन है? कमर्शियल। कैसा मिशन है? तो इसको यहाँ पर लिख लो कि अमेजोनिया 1 जो है ये क्या है? इट इज फर्स्ट कमर्शियल मिशन ऑफ NSIL। ठीक है, कमर्शियल है मतलब यहाँ संबंधों की बात नहीं है, यहाँ पर कुछ ना कुछ देन लेन हुआ है। क्या देन लेन हुआ है कि ब्राज़ील को तो फ़ायदा है कि उसका सैटेलाइट लॉन्च हो गया, और हमें क्या फ़ायदा है कि हमने ब्राज़ील पर जो है एक अर्थ स्टेशन बनाने के लिए उससे एग्रीमेंट किया हुआ है। ठीक है, अर्थ स्टेशन का मतलब क्या होता है मैं समझाता हूँ। ये हो गया सब ब्राज़ील के अंदर, ब्राज़ील की सैटेलाइट उड़ा रहे हैं हम, तो अंटार्कटिका क्यों जाएंगे? हम तो ब्राज़ील में बनाएंगे। ठीक है, तो देखो भाई, अर्थ स्टेशन क्या है बताओ जरा। अर्थ स्टेशन का सिंपल सा मतलब है कि भाई सैटेलाइट जो डाटा भेजेगा उसको रिसीव करने वाला भी तो कोई चाहिए कि नहीं चाहिए? काम कैसे होगा? ये मान लो अर्थ है या एक पर्टिकुलर जगह से मैंने देखो, अर्थ स्टेशन दो काम करेगा, या तो डाटा ट्रांसमिट करेगा भेजेगा, या डाटा रिसीव करेगा, है ना। मतलब डाटा को रिसीव करने का भी काम करेगा, हम लिख देते हैं रिसीव भी कर सकता है और ट्रांसमिट भी कर सकता है। अब अर्थ स्टेशन क्या है? मान लो ये मेरा सैटेलाइट है, ठीक है, ये सैटेलाइट है। अब इस सैटेलाइट को यहाँ से एक अर्थ स्टेशन मेरा यहाँ पर है और एक अर्थ स्टेशन मेरा यहाँ पर है। अगर मैंने यहाँ से उसको कोई सिग्नल भेजा, सैटेलाइट पर गया, या सैटेलाइट ने कोई भी सिग्नल भेजा, तो वो इस अर्थ स्टेशन पर आसानी से जा सकता है। तो कुल मिला के अर्थ स्टेशन का मतलब क्या है? अर्थ स्टेशन का मतलब है डाटा को रिसीव करने वाली जगह या डाटा को ट्रांसमिट करने वाली जगह। इससे फ़ायदा क्या है? हमारे इंडिया में भी हम क्यों नहीं बना सकते? इंडिया में तो ऑलरेडी है। जितने ज़्यादा अर्थ स्टेशन आपके होंगे उतनी ज़्यादा आपके सैटेलाइट की रेंज बढ़ेगी, उतना आपका कम्युनिकेशन का जो टाइम है वो क्या होगा? कम होगा, है ना, फटाफट काम होगा। जितने ज़्यादा आपके पास टावर होंगे उतना सिग्नल अच्छा आएगा। तो सेम टू सेम केस यहाँ पर भी है। अच्छा, फिर ब्राज़ील में ये क्यों बनाना चाह रहे हैं हम? क्योंकि ब्राज़ील जो है वो इक्वेटर पर या उसके आसपास है। कहाँ पर है? इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा। तो इस वजह से जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है हमारे, उनको काफ़ी हेल्प होगी इस तरीके के अर्थ स्टेशन को बनाने के लिए। ठीक है, तो ये भारत और ब्राज़ील के बीच का एग्रीमेंट है, और ये एग्रीमेंट जो है 2014 में ही हो चुका था। ब्रिक्स समिट जब हुआ था वो भी बता देता हूँ मैं। अर्थ स्टेशन क्लियर है? अर्थ स्टेशन में अभी ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, आप इतना समझो कि डाटा को रिसीव करता है और डाटा को ट्रांसमिट करता है। ठीक, चलो अब देखो, इससे पहले जो ब्राज़ील था वो क्या करता था? उसने चाइना से भी एग्रीमेंट कर रखा है। देखो CBERS है ना, इसको सीबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सीबर्स। सीबर्स नाम का उन्होंने एक, हम कह सकते हैं कि इसका फुल फॉर्म जब मैं बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। C का मतलब है चाइना, B का मतलब है ब्राज़ील, है ना। तो चाइना, ब्राज़ील या ब्राज़ील अर्थ रिसोर्स सैटेलाइट प्रोग्राम, ठीक है, ये जो है पूरा प्रोग्राम का नाम है, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है? सीबर्स। ठीक, अब ये पहले जो ब्राज़ील जो था उसने चाइना के साथ भी 2-3 सैटेलाइट चाइना को दिए हैं, उसने लॉन्च किए हैं चाइना ने। ठीक, पर चाइना क्या करता था कि चाइना जो है ब्राज़ील का सैटेलाइट तो लॉन्च कर देगा, पर वो ब्राज़ील के जो साइंटिस्ट हैं उनके साथ कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहा था। ठीक है, मतलब उनको बता नहीं रहा था कि कैसे कैसे काम करना चाहिए ताकि वो इंडिपेंडेंट हो सके, है ना। वो सारी इन्फॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रख रहा था, मतलब गुप्त रख रहा था, जिसकी वजह से ब्राज़ील ने फिर, और तीसरी बात जो थी उसकी, उनका जो तीसरा मिशन था चाइना का वो फेल हो गया था, है ना। 14 अक्टूबर 1999 को जो है इनने पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था। 14 अक्टूबर 1999 को किसने?
चीन ने, किसका सैटेलाइट था वो? ब्राजील का। ठीक है, चीन ने इस डेट को ब्राजील का सैटेलाइट लॉन्च किया। ठीक, दूसरा सैटेलाइट एक 2004 में लॉन्च किया और तीसरा सैटेलाइट जो है 2000, मतलब ये फर्स्ट रहा और लास्ट जो था वो था दिसंबर 2013 में। दिसंबर 2013 में चाइना ने ब्राजील के तीसरे सैटेलाइट को लॉन्च किया, पर वो लॉन्च क्या हो गया था? फेल हो चुका था। ठीक है, फेल हो गया था, मतलब कि वो रॉकेट में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी जिसकी वजह से वो फेल हो गया। तो उसकी वजह से दूसरी बात कि चाइना उनके साथ कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहा था, उनके साइंटिस्ट को ट्रेन नहीं कर रहा था, जिसके कारण ब्राजील ने क्या किया कि 2014 में जो ब्रिक्स समिट हुआ, ब्रिक्स समिट जो हुआ, उस समिट में इंडिया के साथ जो है अपनी इच्छा जताई कि भाई इंडिया हमारे सैटेलाइट को लॉन्च करे। ब्रिक्स समिट पता है सबको क्या होता है? 5 देशों का यूनियन है ना? कौन कौन से है? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, है ना? ये 2006 में बना था। कब बना था? 2006 में ये ग्रुप बना था, पर साउथ अफ्रीका 2010 में इसमें शामिल हुआ था। ठीक है, 2006 में जब बना था तो 4 ही देश थे इसके अंदर, 5वां देश जो साउथ अफ्रीका है वो कब शामिल हुआ? 2010 में। तो ये जो समिट हुआ 2014 में, उसमें उसने भारत से कहा, अपनी इच्छा जताई कि भाई हमारे जो सैटेलाइट है आप लॉन्च करिए, है ना? तो भारत ने एग्रीमेंट कर लिया कि भाई हम आपके सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, बदले में आप हमको हमारे यहाँ पर, आपके यहाँ पर अर्थ स्टेशन बनाने की परमिशन दे दीजिए। ठीक है, तो ये एग्रीमेंट उनका हो गया, तब जाकर के ये काम आज हमारा पूरा हुआ है। ठीक, ये चाइना ने 3rd सैटेलाइट लॉन्च किया था इसका, ब्राज़ील का। ये फर्स्ट था, ये 3rd था, है ना? देखो डेट सबकी होती है, पर वहाँ पर फ्लैश भी तो होना चाहिए जहाँ से मैं डाटा लेकर आता हूँ। अब अपने मन से हम डेट नहीं दे सकते कोई भी, है कि नहीं? तो इसलिए डेट जिसकी मिल जाती है वो मैं ले आता हूँ। इतनी बात खत्म हो गई? अच्छा, फिर ये जो अमेजोनिया सैटेलाइट, इसका जो मास है ना, मास कितना है वो लिखो। अमेजोनिया सैटेलाइट का जो मास है वो है 637 kg। कितना मास है? मास मतलब इसका द्रव्यमान या भार बोल सकते हैं हम। अभी केमिस्ट्री में तो दोनों एक ही चीज़ें होती है ना? तो 637 kg, है ना? 637 किलोग्राम, ये एग्जैक्ट वेट है। वैसे तो 700 भी बता रहे हैं कई जगह पर, है ना? नहीं, 637 ही है, 637 है। मैं आपको बोलता रहा हूँ कि 2-3 आपको इसमें भी डाटा मिलेंगे कि 673 भी मिलेगा, 700 भी मिलेगा कई जगहों पर अप्रॉक्स, और 673 ये तो मैंने आपकी वेबसाइट से ही लेके आया हूँ। ठीक है, हाँ ठीक है, 673 kg जो है इसका परफेक्ट जो वेट है, मास है वो है। अगला लिखो, इसका मिशन ड्यूरेशन, कितने साल तक ये काम करेगा सैटेलाइट? मिशन ड्यूरेशन कितना है इसका? 3 साल का है। 3 साल उन्होंने डेट दे रखी है, पर वो उससे ज़्यादा ही काम करेगा, है ना? उसके बाद उसको फिर देखो, लो ऑर्बिट जो सैटेलाइट्स होते हैं वो तो जनरली थोड़े समय के लिए ही होते हैं, उसके बाद वो गिर जाते हैं नीचे। ठीक है, मतलब उनको गिरा दिया जाता है जब वो ख़राब होने लगते हैं तब। अब होता क्या है कि उनको अभी मैं बताऊंगा उसके बारे में, सैटेलाइट जब मैं टाइप बताऊंगा, उनको सनलाइट का प्रॉब्लम होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो अर्थ के बहुत चक्कर लगा रहे होते हैं, है ना? तो कभी अर्थ के पीछे रहेंगे, कभी आगे रहेंगे, तो बहुत सारे इश्यूज आते हैं उनके लिए। जियो सिंक्रोनस में ये इशू नहीं आते हैं, है ना? वो तो इतनी दूर होता है अर्थ से कि उस पर 24 आवर्स, कुछ समय एक आधी घंटे के लिए सन अर्थ के पीछे जाता है वो, बाकी ऑल टाइम क्या पड़ता है उसके ऊपर? सनलाइट पड़ता है। ठीक है, तो बहुत सारी इसमें प्रॉब्लम होती है, इसी वजह से इनका वजन जो है ज़्यादा होता है ना? क्योंकि बैटरी इनमें बड़ी लगानी पड़ती है। ठीक, चलो इसके बाद और इसके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, है ना? ये हो चुका है, फर्स्ट कमर्शियल मिशन भी हो चुका है ना? 5 दिन में ये भी बता दिया। अच्छा, किस रॉकेट के थ्रू लॉन्च हुआ था ये? PSLV C51, है ना? वो भी लिख लो, PSLV C51 जो है इसके थ्रू लॉन्च हुआ था। 5 डेज में ये पर्टिकुलर अर्थ के किसी एक प्लेस की पिक्चर भेजता है, मतलब जैसे उसको अमेजोनिया के लिए रखा गया है, तो वो हर 5 दिन में अमेजोन का जो पूरा जंगल है उसकी पिक्चर लेकर के वहाँ के अर्थ स्टेशन को भेजेगा। ये उसमें सेटिंग की गई है। ठीक, तो देखो इसका जो है ये कौन सा मिशन है PSLV C51 का? ये तो रॉकेट की सीरीज है, इसी रॉकेट ने इसको लेकर गया। 51 तो रॉकेट का नंबर है ना? इसका 53 मिशन है। कौन सा मिशन है? 53वां मिशन है इसका।
53 मिशन है इसका। 53वां जो इसका मिशन है, उस 53वें मिशन को हम कहेंगे एमेजोनिया 1। ठीक, इसके बाद और इसके बारे में क्या जानकारी रह गई है हमारे पास, है ना। कंपनियों के नाम भी मैंने आपको बता दिए हैं। हाँ, इसमें एक और चीज़ लिखो, इसकी रेंज, सैटेलाइट की जो रेंज है वो कितनी है। सैटेलाइट की जो रेंज है वो लगभग 850 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, इस रेंज का मतलब आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। मतलब एक बार में ये इतने पार्ट को ऑब्जर्व करता है। मान लो ये अर्थ है, ये अर्थ के ऊपर सैटेलाइट है, ठीक, तो जो ये सैटेलाइट इसको ऑब्जर्व करेगा उसका जो एरिया है वो कितना है, 850 किलोमीटर। फिर वो इधर चला जाएगा, ठीक है, या इधर आ जाएगा। क्लियर। चलो, इसके अलावा और इसमें जानकारी से रिलेटेड तो ज़्यादा कुछ है नहीं, सब कुछ मैं आपको बता दिया। हाँ, इसका रिजोल्यूशन जो है वो 64 मीटर का है। 64 मीटर का इसका रिजोल्यूशन है, जिसको हम पिक्सल कहते हैं ना, कैमरे का रिजोल्यूशन समझते हो। तो इसमें जो कैमरा लगे हुए हैं उनका रिजोल्यूशन जो है वो 64 मीटर्स का है। ठीक, इसके बाद और इसमें, ठीक, और कोई जानकारी नहीं है। चलो, तो अब हम आ जाते हैं, इससे संबंधित मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है ना, जो जो भी हमको जानना जरूरी थी। ये कब लॉन्च हुआ, किस डेट को हुआ, किस टाइम को हुआ। इसका रिजोल्यूशन जो है 64 मीटर है, 64 मीटर। मतलब इसकी क्वालिटी, कैमरे की क्वालिटी की बात कर रहे हैं आप। ठीक है, हाँ, ठीक है, मतलब कि 64 मीटर से अगर कम का एरिया होगा तो वो ज़्यादा जूम नहीं कर पाएगा। इतने बड़े एरिया को ये आसानी से जूम करके और आपको चीज़ें दिखा सकता है। तो सैटेलाइट के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। और उसको देखना ही क्या है, उसको तो जंगल ही देखना है ना, जंगल है या नहीं है। उसको कोई पर्टिकुलर, भाई कुछ सैटेलाइट ऐसे भी होते हैं जिनका जूमिंग जो होता है बहुत अच्छा होता है, वो ऊपर से हमारा चेहरा भी देख सकते हैं, इतने भी पावरफुल कैमराज है ना। पर इसके लिए उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि इसको किस काम के लिए बनाया गया है, फॉरेस्ट के ऊपर नज़र रखने के लिए। और जंगल तो इतनी जगह से भी दिख जाएगा। 64 वर्ग मीटर का जो एरिया है, उस एरिया में वो देख सकता है अच्छे से कि क्या हो रहा है। इससे ज़्यादा वो जूम नहीं कर पाएगा। बात समझ में आ गई। मतलब इसका एक पिक्सल, भाई देखो फोटो कैसे बनता है, छोटे छोटे पिक्सल से बनता है, छोटे छोटे टुकड़ों से। तो इसका एक पिक्सल का साइज़ कितना है, 64 मीटर। इससे ज़्यादा ये जूम नहीं करेगा। अगर करेगा तो इसकी क्वालिटी नहीं दिखेगी, आपको ब्लर दिखाई देगा। फिर क्लियर। चल, हाँ, तो इसके बाद इसमें तो और कोई दिक्कत नहीं है भाई, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे ही दी है। अब देखो, इसमें जो चीज़ बची थी हमारी सैटेलाइट्स के टाइप, वो मैं आपको फटाफट बता देता हूँ, तो हमारा जो टॉपिक है आज का कवर हो जाएगा। तो देखो, सैटेलाइट जो है बेसिकली कितने टाइप्स के हैं, है ना। तो सैटेलाइट्स के टाइप्स देख लो फटाफट। टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, है ना। सैटेलाइट के प्रकार दो प्रकार के हैं। पहला कौन सा है, नेचुरल हो गया मान लो, है ना। और दूसरा कौन सा हो गया, आर्टिफिशियल। नेचुरल और आर्टिफिशियल, कृत्रिम और प्राकृतिक। प्राकृतिक को तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, वो तो कौन है, चांद है। पढ़ना किसको है हमको, आर्टिफिशियल। अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट दो टाइप के हैं, एक है सन सिंक्रोनस और एक है जियो सिंक्रोनस। आर्टिफिशियल सैटेलाइट के दो टाइप लिख रहा हूं मैं। पहला है सन सिंक्रोनस, ठीक है, और दूसरा कौन सा है, जियो सिंक्रोनस। ठीक है भाई। अब हिंदी में भी इनको यही नाम है ना, तो आपको यही याद करने पड़ेंगे। सन सिंक्रोनस का मतलब है, अब इनका मतलब समझो। सन सिंक्रोनस का मतलब जो सन के साथ, सूर्य के साथ सिंक्रोनाइज करे। सिंक्रोनाइज का मतलब तालमेल बैठा के चलना। ये किसके रिस्पेक्ट में काम करेगा, सन के रिस्पेक्ट में। ये पर्टिकुलर एंगल किसके साथ बनाएगा, सूर्य के साथ बनाएगा। सूर्य जैसा जैसा गति करता है उसके हिसाब से इसकी भी मूवमेंट होती है ना। दूसरा जो है जियो सिंक्रोनस। जियो का मतलब क्या है, जियो मतलब पृथ्वी, जियो का मतलब क्या है, अर्थ। तो अर्थ के रिस्पेक्ट में ये सिंक्रोनाइज करेगा। मतलब जैसे जैसे पृथ्वी घूमेगी, पृथ्वी के घूमने के हिसाब से ये भी सैटेलाइट भी जो है ये रोटेट करेगा। बात समझ में आ गई। दोनों का मतलब अभी मैं समझाता हूँ आपको डायग्राम के थ्रू। ये नाम का मतलब तो समझ में आ गया। और सन सिंक्रोनस जो है इसी को हम पोलर सैटेलाइट भी कहते हैं। ठीक। अब जियो सिंक्रोनस में भी एक टाइप और आता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है। और उसमें पोलर सैटेलाइट और सन सिंक्रोनस सैटेलाइट एक ही बात है। अब दोनों का मतलब समझो इसके थ्रू, डायग्राम के थ्रू समझ लो। देखो, ये पृथ्वी है हमारी, ठीक है भाई। अब पृथ्वी के अगर ये मान लो सूर्य है, ये यहाँ कहीं पे, पृथ्वी के दो पोल्स हैं अर्थ के, एक नॉर्थ है और एक दूसरा कौन सा है, साउथ।
मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो इसको हमने नाम क्या दिया है, पोलर सैटेलाइट, मतलब ध्रुवीय सैटेलाइट। तो ये कैसे घूमेगा, ये ध्रुवों के चारों तरफ घूमेगा। ये मान लो हमारी बीच की लाइन गई, तो ये किस तरीके से रोटेट करता है सैटेलाइट, ये ऐसे रोटेट करेगा। बात समझ में आई। ये सूरज है तो सूरज से इसका एक स्पेसिफिक एंगल बनेगा, ठीक है। तो सूर्य के रिस्पेक्ट में ये गति करता है, सन के रिस्पेक्ट में गति करता है, इस तरीके से गति करता है। देखो ये ऐसे घूम रहा है ना, ये इस तरीके से नॉर्थ से साउथ की तरफ ऐसे घूमता है। ये सारे सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट जितने भी हो सब ऐसे ही घूमते हैं, ठीक। अच्छा, फिर दूसरे जो सैटेलाइट है वो किस तरीके से घूमते हैं, वो जैसे मान लो ये हमारा इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है, तो ये उस भूमध्य रेखा के जो है इस तरीके से ये रोटेट करता है, ठीक है। एक जो सैटेलाइट है वो ऐसे रोटेट कर रहा है तो वो जियो सिंक्रोनस है, और एक सैटेलाइट ऐसे रोटेट कर रहा है तो वो क्या है, सन सिंक्रोनस, ठीक। अच्छा, फिर जरूरी नहीं है कि ये एग्जैक्ट इसी लाइन पर ही रोटेट करे, है ना। ये थोड़ा बहुत इधर भी जा सकता है और थोड़ा बहुत इधर भी जा सकता है। मतलब 20 से 30 डिग्री अगर ये इस तरफ है या इस तरफ है तो भी इसको हम क्या कहेंगे, पोलर सैटेलाइट ही कहेंगे। और 20 से 30 डिग्री अगर इसमें भी है तो भी उसको हम क्या कहेंगे, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट कहेंगे। बात समझ में आ गई। आप इसको ऐसे समझो कि ये वर्टिकली है और ये कैसा है, हॉरिजॉन्टल। ये ऊर्ध्वाधर है और ये क्षैतिज है, ये क्षैतिज घूम रहा है, ठीक। इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब देखो इनके फायदे नुकसान देखो और इनके पर्पस देखो कि क्यों है दो तरीके के। देखो पोलर सैटेलाइट में क्या क्या चीजें हैं। पहली चीज तो ऑर्बिट इसका कैसा है, ऑर्बिट इसका छोटा है। पोलर सैटेलाइट का ऑर्बिट कैसा होता है, छोटा होता है। पोलर सैटेलाइट का जो ऑर्बिट है वो छोटा होता है। पहले पोलर सैटेलाइट को लिख लेते हैं हम। पोलर सैटेलाइट का ऑर्बिट क्या है भाई, स्मॉल ऑर्बिट। स्मॉल ऑर्बिट, स्मॉल कितना मतलब, स्मॉल का मतलब 200 से लेकर के 1000 किलोमीटर। कितने किलोमीटर, 200 से लेकर 1000 किलोमीटर, ठीक। फिर दूसरी चीज कि इनका जो रिवॉल्विंग टाइम है सैटेलाइट्स का वो कैसा है, बहुत कम है। 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, ऐसे में वो एक चक्कर लगा लेते हैं पूरे पृथ्वी का, है ना। मतलब बहुत तेजी से घूमते हैं वो। तो रिवॉल्विंग टाइम मतलब इसको हम क्या कहेंगे, हिंदी में क्या कहेंगे इसको, रिवॉल्यूशन का मतलब हिंदी में क्या होता है, परिक्रमा करना, है ना। परिक्रमा ही बोलते हैं ना, चारों तरफ घूमने को क्या कहते हैं, परिक्रमा। तो परिक्रमा कितने समय में कर रहा है ये बहुत कम होती है, 2 से 3 घंटे। इनकी जैसी भी आप सेटिंग कर दो उसके हिसाब से ये कर लेता है, ठीक। फिर इसके यूजेस क्या हैं, जनरली ये अगर आपको फास्ट कम्युनिकेशन या फास्ट ट्रांसमिशन चाहिए, है ना, जल्दी जल्दी आपको अगर सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना है ना, मिलिट्री के लिए या दूसरी कई तरीके के ऑर्गेनाइजेशन से, उनके लिए सैटेलाइट फ़ोन जो हैं वो इसी के थ्रू काम करते हैं आपके, है ना। रिमोट सेंसिंग की जो टेक्नोलॉजी है वो भी इसी के थ्रू काम करती है ना। लिख लो, रिमोट सेंसिंग, सैटेलाइट फोन्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें किसके आधार पे काम करेगी, ये इसके आधार पे काम करेगी। कम्युनिकेशन इससे नहीं होता है, ठीक है। कम्युनिकेशन के लिए कौन सा सैटेलाइट है, जियो सिंक्रोनस। क्यों नहीं होगा इससे कम्युनिकेशन, भाई फ़ोन अगर मैंने लगाया तो फ़ोन जब मैं लगाऊंगा तो मान लो मैंने फ़ोन लगाया, ये सैटेलाइट मेरे ऊपर है, अब ये तो बहुत तेज़ गति से दौड़ रहा है ना, और फ़ोन लगाया, फ़ोन का सिग्नल गया, तब तक ये वहाँ पर है ही नहीं, ये तो चला गया, है ना। और मान लो जब किसी ने मुझे फ़ोन लगाया तो उसका भी सिग्नल वहाँ तक नहीं आ रहा, मतलब इसमें क्या प्रॉब्लम होगी, एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम होगा। ये एक जगह पर नहीं है और चूंकि बहुत पास में है, पास में ज़रूर है, सिग्नल बहुत तेज़ी से पहुंचेगा, पर उसकी लोकेशन फिक्स है क्या, नहीं है। मैंने टीवी चलाई, है ना, डिक्स वाले ने कोई चैनल चला रहा है या लाइव मैच आप देख रहे हो, तो लाइव मैच आप देखोगे तो क्या होगा, जैसे ही आपने मैच शुरू किया वो सैटेलाइट हट गया वहाँ से, तो क्या करोगे फिर, आपका जो कम्युनिकेशन है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक। ये इसी वजह से ये कम्युनिकेशन में यूज़ नहीं होते। कम्युनिकेशन के लिए आपको क्या चाहिए, कौन सा सैटेलाइट, जियो सिंक्रोनस। तो ये चीज़ क्लियर। अब जियो सिंक्रोनस पर मैं थोड़ी सी बात बता देता हूँ। देखो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट जो है, जियो सिंक्रोनस, ठीक है, जियो सिंक्रोनस जो है वो क्या है, पहली चीज़ तो इसके ऑर्बिट कैसे हैं, इसके ऑर्बिट बहुत बड़े बड़े हैं, है ना, लॉन्ग ऑर्बिट है। लॉन्ग मतलब कितना, लॉन्ग मतलब आप 36,000 किलोमीटर तक जा सकते हो। कहाँ तक जा सकते हो, 36,000 किलोमीटर। ये एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो 35,786 किलोमीटर है, ठीक। ये स्पीड, ये डिस्टेंस ही क्यों है,
क्योंकि यहाँ इसके बाद अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, खत्म है। यहाँ तक अर्थ की गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, इसीलिए आप यहीं तक सैटेलाइट को भेज सकते हो। इसके बाद अगर वो जाएगा तो वो स्पेस में निकल जाएगा, फिर अर्थ के ग्रेविटेशन का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक, तो ये लिमिट है। क्लियर, ये इसका ऑर्बिट का साइज बता दिया मैंने। फिर दूसरी बात कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट जो है इनका जनरली जो ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है, 24 आवर्स का होता है। कितना होता है, 24 आवर्स, 24 घंटे का। मतलब अगर आज 12 बजे मेरे ऊपर से सैटेलाइट निकला तो कल भी 12 बजे वो निकलेगा, है ना, उसी टाइम पर। ये धरती के घूमने के साथ ही घूमते हैं। 24 घंटे का मतलब 23 घंटे और वो जो आपका पर्टिकुलर टाइम है ना, क्या टाइम है वो, 23 घंटे 4 क्या है मिनट, 56 मिनट, सॉरी 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड। ठीक है, ये पर्टिकुलर टाइम है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, 24 आवर्स। तो सैटेलाइट का सबका टाइम भी वही है। दूसरी चीज़, ये कम्युनिकेशन के लिए और ब्रॉडकास्टिंग के लिए बहुत ज़रूरी है ना। दो चीज़ लिखो इसमें, कम्युनिकेशन प्लस ब्रॉडकास्टिंग। टीवी अगर आपको देखना है तो कौन से सैटेलाइट की ज़रूरत पड़ेगी, जियो सिंक्रोनस, है ना। अगर आपको मोबाइल यूज़ करना है तो कौन से सैटेलाइट की ज़रूरत पड़ेगी, जियो सिंक्रोनस। क्यों पड़ेगी वो भी देख लो। अर्थ को, पूरी अर्थ को कवर करने के लिए हमें कितने देखो, अब इसमें एक और टाइप बताया था मैंने, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, है ना। जियो सिंक्रोनस का मतलब तो आप समझ गए। जियो स्टेशनरी का मतलब क्या है, जो अर्थ से हमेशा फिक्स रहेगा। जैसे आज अगर वो यहाँ पर है तो वो मेरे साथ ही घूमेगा, अर्थ के साथ ही। ठीक है, और एक क्या है जो 24 घंटे में घूम कर वहीं आ रहा है, बात समझ में आ रही। और दूसरा क्या कर रहा है, वो अर्थ के साथ ही चल रहा है। जियो स्टेशनरी, जियो मतलब अर्थ, स्टेशनरी मतलब फिक्स है, अर्थ के साथ ही वो चलेगा। जैसे अर्थ घूमेगी वैसे ही वो भी घूमेगा, मतलब वो हमेशा एक ही जगह पर रहेगा पृथ्वी के। अगर इसमें आप देखोगे तो हमेशा आपको एक ही जगह दिखेगा। जैसे कोई तारा दिखाई देता है, ध्रुव तारा, वैसे ये भी आपको हमेशा दिखाई देगा। तो पूरी पृथ्वी को कवर करने के लिए हमें 3 सैटेलाइट चाहिए बस। कितने चाहिए, 3 सैटेलाइट। एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ लगा दो और एक इधर लगा दो। अब ये चूंकि क्या कर रहे हैं, अर्थ के साथ ही घूम रहे हैं, तो ये पूरी अर्थ को कवर कर सकते हैं सिर्फ 3 सैटेलाइट। ठीक है, मतलब ये 120 का इसका एरिया हो गया, 120 इसका हो गया, 120 इसका हो गया। इस तरीके से 360 पूरा कर लिया ये। ठीक है, तो इस तरीके से 3 सैटेलाइट के द्वारा हम पूरी पृथ्वी को क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। ये जियो सिंक्रोनस भी हो सकते हैं अभी, हाँ ये भी जियो स्टेशनरी है ना। पूरी पृथ्वी को आपको अगर कवर करना है तो क्या करना है आपको, जियो स्टेशनरी 3 सैटेलाइट चाहिए बस। जो जियो स्टेशनरी होते हैं वो जियो सिंक्रोनस ही होते हैं। ठीक है, पर सारे जियो सिंक्रोनस जियो स्टेशनरी नहीं होते हैं। ठीक है, बात समझ में आई कि जियो स्टेशनरी जो है वो इसी का एक टाइप है जो अर्थ के रिस्पेक्ट में हमेशा कैसा रहेगा, स्थिर रहेगा। अब देखो इससे क्या काम होगा, कि मैं जब भी मोबाइल लगाऊंगा ये सैटेलाइट तो हमेशा मेरे साथ ही है। जब भी मैं टीवी देखना चाहूँ ये सैटेलाइट हमेशा मेरे साथ ही है, तो मुझे कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर इनमें दिक्कत क्या है, इनमें दिक्कत है इनकी रेंज, इनकी जो डिस्टेंस है बहुत दूर है, तो सिग्नल्स इनके क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, वीक। इसी वजह से हमको मोबाइल का टावर लगाना पड़ता है। अगर आपको टीवी देखना है तो टीवी के लिए वो छतरी लगानी पड़ती है। बात समझ में आ रही, जो क्या करते हैं सिग्नल्स को क्या करते हैं, बूस्ट कर देते हैं। ठीक है, बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से आपको दिक्कत नहीं आती। ठीक, ये एक प्रॉब्लम तो सॉल्व कर रहा है कि आपको टाइम ड्यूरेशन का कोई दिक्कत नहीं आएगा, पर फिर भी इसमें आधा सेकंड का जो है आपको लैप्स मिलता है। कितने सेकंड का, आधा सेकंड का। मतलब अगर लाइव मैच चल रहा है तो वहां पर आधा सेकंड के बाद ही आपको पता चलेगा कि वहां क्या हुआ है। बात समझ में आ गई, क्यों, क्योंकि सिग्नल यहाँ से वहाँ जाएगा, फिर वहाँ से वापस आएगा 36,000 किलोमीटर। ठीक है, तो ये ट्रैवलिंग में जो है आधा सेकंड की देरी हो जाती है। तो लाइव मैच का जब भी आप देखते हो, मतलब वो आप कब देख रहे हो, आधे सेकंड बाद की चीज़ें आपको दिखाई दे रही। हाँ ये देखो, जैसे कि एक बॉल लो आप, बॉल के ऊपर एक स्पॉट लगा दो, वो मतलब सैटेलाइट है, तो बॉल घूमेगी तो सैटेलाइट भी घूमेगा, तो वो तो अर्थ के साथ ही घूम रहा है। ठीक है, उसका भी 24 घंटे का ही रोटेशन है, वो भी 24 घंटे का ही है, पर वो घूम किसके साथ रहा है, अर्थ के साथ ही घूम रहा है। वो पोजीशन उसकी फिक्स है ना, वो वहाँ से हटेगा नहीं। जैसे मैंने इंडिया के ऊपर लगा रखा है तो इंडिया घूमेगा साथ में, वो ऊपर से चल रहा है ऐसे। ठीक है, और ये जो सैटेलाइट है ये क्या करेगा, बाकी वाले जो सैटेलाइट वो अर्थ के साथ साथ नहीं चल रहे हैं, वो तो घूमना शुरू किए 24 घंटे बाद वापस यहाँ आ गए। बात समझ में आई, घूमना शुरू किए 24 घंटे बाद यहाँ आ गए ऐसे। तो अर्थ अपनी स्पीड में चल ही रही है। ठीक है, तो ये सैटेलाइट्स के आपके टाइप होंगे। आज का जो हमारा
वो अमेजोनिया सैटेलाइट जो है, टॉपिक जो था वो अमेजोनिया सैटेलाइट था, उससे रिलेटेड मैंने आपको सारी जानकारी दे दी। ठीक है भाई।